तंजीम के हेल्थ सेंटर में जेर इलाज दहशतगर्द जमुना दास की मौत का इल्म थोड़ी देर बाद ही हो गया था। जब राम दुलारी उसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी तो उसके 10-15 मिनट बाद ही ड्यूटी नर्स मामूल के चेकअप के लिए जमुना दास के कमरे में आई। उसने देखा कि दहशतगर्द की नाक से खून रिस रहा है और खून का रंग स्याह है। उसने घबरा कर जमुना दास की नब्ज देखी, नब्ज बंद हो चुकी थी। उसने उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर दहशतगर्द को चेक किया तो हैरान होकर नर्स से कहा, इसकी मौत की वजह जहर है। नर्स ने कहा, मगर डॉक्टर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं 6-7 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, उस वक्त तक मरीज जिंदा था, अगरचे बेहोश था। अभी वापस आकर देखा तो ये मर चुका था और नाक से स्याह खून जारी था। डॉक्टर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर उस वक्त बाहर निकल गया और उसने अपने ऑफिस में जाकर तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर को फोन पर बताया कि जिस दहशतगर्द का यहाँ इलाज हो रहा था मर गया है और मेरे ख्याल में मौत जहर देने की वजह से हुई है। कमांडिंग ऑफिसर ने परेशान होकर पूछा, उसे किसने जहर दिया? वहाँ तो सिवाय आप लोगों के या नौकरों के किसी को आने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों ने फोन पर कहा, सर मैं अपने ऑफिस में था, नर्स का कहना है कि वो 3-4 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडिंग ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया और उसी वक्त कमांडो शेर खान और गुल खान को ऑफिस में बुलवा कर बताया कि हेल्थ सेंटर में जेरे इलाज दहशतगर्द मर गया है और डॉक्टर का कहना है कि मौत जहर देने से हुई है। शेर खान और गुल खान हैरान होकर रह गए थे। शेर खान ने कहा, मगर सर उसे किसने जहर दिया होगा? कमरे के बाहर तो 24 घंटे पहरा लगा होता है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये वहाँ चलकर मालूम होगा, चलो मेरे साथ। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर उसी वक्त हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। हेल्थ सेंटर में दहशतगर्द जमुना दास की लाश जहर के असर से नीली हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने लाश को देखने के बाद डॉक्टर से पूछा, कहीं इसे किसी सांप ने तो नहीं काटा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये सांप का जहर नहीं, इसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। और डॉक्टर ने वो सिरिंज प्लास्टिक के लिफाफे में से निकाल कर सीओ को दिखाई जो उसे पलंग के नीचे से मिली थी। जहरीले सिरिंज को सीओ, शेर खान और गुल खान ने गौर से देखा। सीओ ने शेर खान से कहा, इसका मतलब है कोई बाहर से आया था। उसी वक्त कमरे के बाहर पहरा देने वाले संतरी को अंदर बुला लिया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर, नर्स और हमारे अलावा और कौन इस कमरे में दाखिल हुआ था? ड्यूटी गार्ड ने सच बोलते हुए कहा, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गया था, वापस आ रहा था, मुझे एक औरत राहदारी में मिली थी। सीओ ने पूछा, कौन औरत? ड्यूटी गार्ड ने कहा, सर ये वही औरत थी जो 2 रोज पहले आपके साथ उस कमरे में आई थी। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान की आंखें खुली की खुली रह गईं। शेर खान ने ड्यूटी गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही औरत थी? उसने गहरे रंग की चादर लपेटी हुई थी सर, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, फौरन गर्ल्स हॉस्टल में मिसेज अंजुम को फोन करके पूछो कि हशमत बीबी अपने कमरे में है। अगर वो कमरे में हुई तो उसे कहो कि हॉस्टल से बाहर न जाने दे। गुल खान उसी वक्त बाहर निकल गया। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, अगर वो औरत हशमत बीबी ही थी तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों की साथी थी और हम उसके फरेब में आ गए थे। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लाश के पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौरन हमें मिल जानी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि ये खबर इस हेल्थ सेंटर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि भारतीय दहशतगर्द मर गया है। उसने ड्यूटी गार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम भी सुन लो, तुम इसी तरह कमरे के बाहर पहरा दोगे और दहशतगर्द की मौत का किसी हालत में किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। ठीक है साहब, हमें अफसोस है साहब कि हमारी वजह से ये कुछ हुआ। अगर मैं उस वक्त बाथरूम न जाता तो वो औरत कमरे में दाखिल न हो सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा कहीं जाओ तो किसी आदमी को पहरे पर बैठा कर जाना। ठीक है सर। और ड्यूटी गार्ड बाहर चला गया। उसके साथ ही गुल खान कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, मिसेज अंजुम ने बताया है कि हशमत बीबी सुबह ही से गायब है, उसका कमरा खाली पड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, साबित हो गया है कि हशमत बीबी दहशतगर्दों की साथी थी और वो हमसे ड्रामा कर रही थी और हम उसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमें शर्म आनी चाहिए। उसके फौरन बाद तीनों मुजाहिद कमांडोज गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल के सदर दरवाजे के बाहर जो 2 आदमी हशमत बीबी की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, उन्हें फौरन बुलवाया गया। जब उनसे हशमत बीबी के बारे में पूछा गया कि वो हॉस्टल से निकल कर चली गई और उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया, तो उनमें से एक सुराग रसा ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सर हम में से एक आदमी यहाँ हर 8 घंटे के बाद निगरानी पर मौजूद होता है। हमने इस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है सर कि औरत बाहर निकली और हम उसका पीछा न करते? कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कुछ न कहा और मिसेज अंजुम को साथ लेकर हशमत बीबी के कमरे में आ गए। कमरा खाली था। चीजों की तलाशी ली गई। अलमारी में हशमत बीबी के एक पुराने जोड़े के अलावा वहाँ उसकी कोई चीज नहीं थी जिससे उन्हें कोई मुफीद मालूमात मिलती। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गए। वहाँ आते ही उन्होंने अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के चीफ को फोन करके अपने कमरे में आने को कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस चीफ आ गया। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने मेज के दराज से 2 ग्रुप फोटो निकाल कर दिखाई जो गर्ल्स हॉस्टल के ऑफिस के साथ वाले कमरे में उस वक्त उतार दी गई जब शेर खान और गुल खान हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी से बातें कर रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने हशमत बीबी यानी राम दुलारी की फोटो पर उंगली रखते हुए कहा, इस ग्रुप फोटो में से उस औरत की तस्वीर को अलग करके उसे एनलार्ज करवाएं और उसके बहुत से प्रिंट बनवा लें।
और ये फोटो सूबे के तमाम पुलिस स्टेशनों पर पहुंचा दी जाएं। अपनी इंटेलिजेंस के ओहदेदारों को भी उसकी एक कॉपी देकर शहर के अहम नाकों और मकामात पर तैनात कर दें और उन्हें हिदायत जारी कर दें कि जहां इस शक्ल की औरत नजर आए उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। इंटेलिजेंस चीफ ग्रुप फोटो लेकर फौरन चला गया। शेर खान ने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, सर ये मेरी और गुल खान की नाअहलियत है कि हम इस औरत को पहचान न सके और उसके धोखे में आ गए। सीओ ने कहा, इस औरत ने जिस अय्यारी से ये ड्रामा खेला है इससे कोई भी धोखा खा सकता था। गुल खान कहने लगा, सर जब इस औरत ने काउंटर के पीछे से रोते हुए एकदम हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू काफिर मुझे अगवा करके लाए हैं तो हम धोखा खा गए थे। सीओ ने कहा, इन बातों को छोड़ो, इस वक्त हमारे सामने सबसे अहम मसला ये है कि इस औरत को जो दहशतगर्दों की साथी है और हिंदू औरत है, इसको जितनी जल्दी हो सके पकड़ने की कोशिश की जाए। ये सुराग लगाया जाए कि वो दहशतगर्द को जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद हेल्थ सेंटर से निकलकर कहां गई थी। जाहिर है कि उसके साथी जिन्होंने उसे जहरीला इंजेक्शन दिया था वो इसी शहर में किसी जगह छुपे हुए हैं। इससे पहले कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएं, हमें उनके खुफिया ठिकाने पर छापा मारकर उन्हें काबू करना होगा। तुम दोनों भेस बदल कर शहर के उन इलाकों की तरफ निकल जाओ जहां तुम्हारे ख्याल में दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा होगा। शहरी आबादी में हम छापा मारकर उनके आदमी हलाक कर चुके हैं। अब उन्होंने यकीनन शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर अपना खुफिया ठिकाना बनाया होगा। तुम्हें अपने खास कमांडो सिविलियन कपड़ों में मुसल्ला करके साथ ले जाने होंगे। फिर सीओ ने गुल खान से कहा, तुम शहर के जुनूबी इलाके में जो वीरान जगह हैं उस तरफ निकल जाओ और शेर खान तुम शहर के शुमाली इलाके में निकल जाओ। हमें हर हालत में जितनी जल्दी हो सके इन दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग लगाकर उन्हें या तो गिरफ्तार करना है या उन्हें वहीं गोलियों से भून डालना है। जाओ और फौरन अपना काम शुरू कर दो। शेर खान और गुल खान सलाम करके उसी वक्त कमरे से निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही वो अलग अलग होकर अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। गुल खान ने देहाती आदमी का भेस बदला, अपने साथ 4 मुसल्लाह कमांडो मुजाहिदों के भी देहाती हुलिये बनाकर साथ लिया और जीप में बैठकर शहर के जुनूबी इलाके की तरफ निकल गए। शेर खान ने भी अपने साथ 4 आदमी लिए, खुद भी देहाती आदमियों के कपड़े पहने, अपने मुजाहिदों का भी देहाती हुलिया बनाया और बंद जीप में सवार होकर शहर के शुमाली इलाके की तरफ चल पड़े। भरा हुआ पिस्तौल शेर खान ने अपने लिबास के अंदर छुपा लिया था। चारों कमांडो मुजाहिदों ने भी भरी हुई एक स्टेन गन अपने लंबे देहाती कुर्तों के अंदर छुपा ली थी। इसके अलावा उन्होंने फालतू मैगजीन भी जीप के अंदर रख लिए थे। शेर खान को अंदाजा था कि दहशतगर्द आमतौर पर वीरान इलाकों में किस किस्म की जगह अपने खुफिया ठिकानों के लिए पसंद करते हैं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने शहर के दरिया पार का सारा उजाड़ और गैर आबाद इलाका छान मारा। कई जगहों पर उतरकर उन्होंने लोगों से अपने अंदाज में पूछा और सुराग निकालने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई कामयाबी न हुई। इस दौरान इंटेलिजेंस चीफ ने हशमत बीबी का क्लोजअप ग्रुप फोटो में से निकालकर उसकी एक फोटो की 50-60 कॉपियां बनवाकर उनमें से 20-25 तस्वीरें अपने खास खुफिया सुराग रसां को दे दी थी और उन्हें शहर के बाहर के इलाकों में फौरी तौर पर भिजवा दिया था। ये खुफिया सुराग रसां शेर खान और गुल खान को अच्छी तरह से जानते थे और शेर खान गुल खान भी अपनी इंटेलिजेंस के इन ओहदेदारों से वाकिफ थे। शेर खान शुमाल मगरबी इलाके में और गुल खान देहाती हुलिये में अपने कमांडोज के साथ शहर के जुनूब मशरकी इलाके की छानबीन कर रहा था। इतने बड़े शहर में एक खास औरत को तलाश करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से ये लोग सुराग रसानी कर रहे थे इसमें इस बात का इम्कान था कि वो दहशतगर्दों के ठिकाने का खोज लगाने में या हशमत बीबी यानी राम दुलारी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता सुराग रसां कमांडोज थे और भारतीय दहशतगर्दों की नफ्सियात को जानते थे। ये इन दहशतगर्दों की नफ्सियात को सामने रखकर इनका खोज लगाने की सरतोड़ कोशिश में लगे हुए थे। शेर खान और उसकी कमांडो पार्टी को हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी और भारतीय दहशतगर्दों के तलाश में निकले हुए दिन का 1 बज गया था। उन्होंने इस दौरान शहर के निस्फ से ज्यादा शुमाली इलाके को छान मारा था, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। शेर खान के साथ जीप में हसन अली सुराग रसां कमांडो देहाती कपड़ों में बैठा था। उसने हसन अली से कहा, हमसे एक गलती हो गई है, हमें उस औरत की फोटो साथ लेकर निकलना चाहिए था ताकि किसी जगह किसी को दिखाकर पूछ सकते कि इस शक्ल की औरत यहाँ से गुजरी थी या नहीं। हसन अली ने कहा, सर इस वक्त तक इस औरत की फोटो कॉपियां अपने हेडक्वार्टर में आ चुकी होंगी, क्यों ना हम वापस हेडक्वार्टर जाकर एक फोटो कॉपी ले आए। शेर खान ने कहा, नहीं, हमें तलाश का काम जारी रखना चाहिए, अल्लाह मालिक है। और शेर खान ने शहर के शुमाल मशरकी इलाके की तरफ जीप को मोड़ दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए भारतीय दहशतगर्दों के वीरान खंडर वाले खुफिया तहखाने में आते हैं। वहाँ इस वक्त 3 भारतीय दहशतगर्द यानी रामू, गंगू और राम दुलारी और उनका लीडर मुकुंद लाल मौजूद था और शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को उड़ाने की स्कीम तैयार कर रहे थे। मुकुंद लाल एक इंतहाई ताकतवर बम की तारों को जोड़ने में मसरूफ था। उसने राम दुलारी की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के इलाके का एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। तुम बुर्का ओढ़ कर जाओगी और रामू तुम्हारे साथ होगा। उसकी दाढ़ी मूछें मुसलमानों वाली हैं, ये देहाती लिबास में होगा।
तुम लोग पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास रहोगे। इसके अलावा तुम हमारे उस ठिकाने के इर्द गिर्द का भी जायजा लोगे और मालूम करोगे कि जमुना दास की मौत और तुम्हारा राज खुल जाने के बाद पुलिस और पुलिस कमांडोज ने कहां कहां नाके लगा रखे हैं। तुम अपने अपने काम के माहिर हो और लोगों के हुजूम में से भी CID वाले को पहचान सकते हो। राम दुलारी कहने लगी, मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहिए। शेर खान और उसके आदमियों को इल्म हो गया होगा कि जमुना दास को मैंने ही हशमत बीबी बनकर हलाक किया है और वो बड़ी सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे होंगे। मुकुंद लाल ने कहा, तो फिर क्या हुआ? हम लोग इसी किस्म के हालात से निपटना जानते हैं। तुम भी जानती हो, हम कल रात रेलवे पुल के नीचे ये बम लगाकर उसे उड़ा देंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमें मालूम हो जाए कि हमारे इर्द गिर्द के इलाके में पुलिस और CID वालों की नकलो हरकत क्या है और उन्होंने कहां कहां नाकाबंदी कर रखी है। बस तुम इस वक्त यहाँ से निकल जाओ और पूरा खोज लगाकर मुझे रिपोर्ट करो। राम दुलारी का जी नहीं चाहता था, लेकिन मुकुंद लाल उनका लीडर था, वो उसके आगे इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरी कोठरी में जाकर राम दुलारी ने मुसलमान देहाती औरतों वाला लंबा सफेद बुर्का निकाल कर पहना। रामू ने देहाती हुलिया बनाकर हाथ में डांग पकड़ी और उसी वक्त एक खुफिया रास्ते से निकलकर दूसरी तरफ से होकर शहर की तरफ चल पड़े। इधर राम दुलारी और रामू खुफिया ठिकाने से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुए तो दूसरी तरफ उस वक्त शेर खान अपने मुसल्ला आदमियों के साथ बंद जीप में सवार शहर के शुमाल मशरकी इलाके की एक वीरान सी सड़क पर चला जा रहा था और दोनों जानिब और सामने की जानिब एक एक दरख्त एक एक टिब्बे को गहरी नजर से देख रहा था। एक जगह दरख्त के नीचे चाय की एक दुकान थी, करीब ही लारी खड़ी थी। लारी के कुछ मुसाफिर वहाँ चाय पी रहे थे। शेर खान ने जीप आहिस्ता कर दी। जब वो चाय की दुकान के करीब से गुजरे तो हसन अली ने कहा, सर अपना एक आदमी बैठा हुआ है। कहाँ? और शेर खान ने जीप रोक दी। हसन अली ने चाय की दुकान की तरफ इशारा किया। शेर खान ने देखा कि चाय की दुकान के बाहर सब्ज चोला पहने एक फकीर जमीन पर बैठा चाय पी रहा था और चाय पीते हुए लारी से उतरते हुए मुसाफिरों को उकाबी निगाहों से भी देख रहा था। हसन अली ने कहा, सर ये बशीर हुसैन CID ऑफिसर है। अब शेर खान ने भी उसे पहचान लिया था। उसने हसन अली से कहा, CO साहब ने इंटेलिजेंस चीफ को हशमत बीबी की फोटो कॉपियां तमाम CID वालों को देने का ऑर्डर किया था। हो सकता है इसके पास एक फोटो हो। तुम जीप में ही ठहरो, मैं बशीर हुसैन से जाकर मालूम करता हूँ। शेर खान ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। वो जीप से उतरकर देहाती हुलिये में ही सीधा फकीर दरवेश के बहरूप में जमीन से बैठे बशीर हुसैन के पास जाकर बैठ गया। बशीर हुसैन ने दूर ही से शेर खान को पहचान लिया था और समझ गया था कि वो भी अपनी पार्टी के साथ दहशतगर्द औरत की तलाश की मुहिम पर निकला हुआ है। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, बशीर हुसैन तुम्हारे पास भारतीय औरत की फोटो है। बशीर हुसैन ने बड़ी राजदारी से कहा, एक कॉपी मौजूद है। क्यों, क्या बात है सर? शेर खान बोला, हमें उसकी जरूरत है। CID ऑफिसर बशीर हुसैन ने दबी जबान में कहा, सर मेरे पास एक ही कॉपी है, मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। शेर खान ने कहा, हम आगे जा रहे हैं, वापसी पर तुम्हें फोटो वापस करते जाएंगे। शेर खान ने वापस जीप में आकर हसन अली को हशमत उर्फ राम दुलारी की तस्वीर दिखाई और कहा, ये वो औरत है जिसकी हमें तलाश है, और जीप आगे बढ़ा दी। कुछ दूर आगे गए तो उनकी बाएं जानिब ईंटों का एक भट्टा था जो वीरान पड़ा हुआ था। भट्टे के पीछे बड़े दरख्त नजर आ रहे थे। हसन अली ने कहा, सर वो दरख्त जो नजर आ रहे हैं ये टाली के दरख्तों का जखीरा है। इसके पीछे एक उजाड़ मैदान है, मेरा ख्याल है इस जखीरे में चलकर देखना चाहिए। शेर खान को हसन अली की तजवीज पसंद आई। उसने गाड़ी को दरख्तों के जखीरे की तरफ मोड़ दिया। अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये वही दरख्तों का जखीरा था जहाँ से 2-3 बार गुजरकर राम दुलारी आती जाती रही थी और इसी जखीरे के अकब में जो उजाड़ मैदान था उसके आखिरी किनारे पर वो पुरस्रार वीरान तारीखी खंडर था जिसके नीचे भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बनाया हुआ था। जखीरे के किनारे पर पहुंचकर शेर खान ने जीप रोक दी और हसन अली से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं अकेला जखीरे में जाता हूँ। जखीरे के अंदर गाड़ी के गुजरने की जगह भी नहीं थी। साथ साथ दरख्त खड़े थे, इनके दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। शेर खान देहाती लिबास में उस पगडंडी पर चल पड़ा। वो दाएं बाएं गहरी नजरों से देखता जा रहा था। जखीरे में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पगडंडी पर चलते चलते जब वो उस जगह पहुंचा जहाँ जखीरे के दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाता था और आगे उजाड़ मैदान शुरू होता था तो शेर खान की निगाह एक बूढ़े पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछाए बैठा उसमें सूखी शाखें और पत्ते वगैरह जमा कर रहा था। शेर खान ने करीब जाकर बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने वालेकुम अस्सलाम कहकर शेर खान की तरफ चेहरा उठाकर देखा। शेर खान उसके पास ही बैठ गया। उसने राम दुलारी की फोटो निकालकर उस बूढ़े को दिखाई और पूछा, बाबा जी इस औरत को आपने कहीं देखा है? ये हमारी रिश्तेदार है, इसका दिमाग ठीक नहीं, घर से निकल गई है और हमें इसकी तलाश है। बूढ़े ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, इस शक्ल की औरत को मैंने आज सवेरे यहाँ से गुजरते देखा है। शेर खान ने जल्दी से पूछा, वो किस तरफ जा रही थी? बूढ़े ने वीरान मैदान की तरफ इशारा करके कहा, ये उस खंडर मैदान की तरफ गई थी, आगे पता नहीं कहाँ गई। शेर खान ने उठते हुए बूढ़े का शुक्रिया अदा करके उसे सलाम अलैकुम कहा और तेज तेज कदमों से जीप में वापस आ गया। उसने हसन अली से कहा, हसन अली थोड़ा सा खोज मिल गया है, और फिर जीप स्टार्ट करके उसे जखीरे के जरा आगे ले जाकर एक तरफ रोक दिया और हसन अली से कहा, अपने आदमियों को ले आओ जल्दी। हसन अली फौरन जीप के पीछे चला गया। शेर खान वहीं दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बैठ गया। दूसरे ही लम्हे उसकी पार्टी के चारों मुजाहिद कमांडो जो सारे के सारे देहाती लिबास में थे जीप से कूदकर दौड़ते हुए अपने कमांडर शेर खान के पास आकर बैठ गए। शेर खान ने कहा, सुनो जवानों, हमें टारगेट का सुराग मिल गया है, वो यहाँ से करीब ही है। तुम में से एक जवान जीप में ही रहेगा
اور ہمارے سگنل دینے پر موقع ملتے ہمارے پاس آ جائے گا. یہ سگنل فاختہ کی آواز میں ہوگا. تم اس سے واقف ہو. میں اور حسن علی آگے جائیں گے. تم تینوں جوان بکھر کر ہمارے پیچھے آؤ گے. اس کے فوراً بعد شیر خان اور حسن علی درختوں میں میدان کی طرف چلنے لگے. کچھ فاصلہ ڈال کر تینوں مجاہد کمانڈو بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. ذخیرے میں سے نکلنے کے بعد سامنے ویران اجاڑ میدان تھا. حسن علی نے کہا سر 1 سیکنڈ رکیں. شیر خان وہیں رک گیا. انہیں رکتا دیکھ کر ان کے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر آنے والے تینوں کمانڈو مجاہد بھی رک گئے. حسن علی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا. شیر خان بھی بیٹھ گیا. زمین کی مٹی بھربھری تھی اور اس پر جوتیوں کے نشان تھے. حسن علی بڑا ماہر کھوجی بھی تھا. اس نے پاؤں کے ایک نشان پر انگلی رکھ کر کہا سر یہ کسی عورت کی جوتی کے نشان ہیں. یہ سامنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں. یہاں بھی اسی عورت کی جوتیوں کے نشان ہیں مگر ان کا رخ ذخیرے کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت میدان کی طرف سے آ کر ذخیرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر اس جگہ سے ذخیرے میں سے نکل کر میدان کی طرف گئی تھی. حسن علی اٹھ کھڑا ہوا. شیر خان بھی کھڑا ہو گیا. حسن علی برابر جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگا سر اس عورت کی جوتیوں کے نشان یہ دیکھیں آگے جا رہے ہیں. ممکن ہے یہ وہی عورت ہو جس کی ہمیں تلاش ہے اور جو بقول بوڑھے آدمی کے دن کے وقت ادھر سے گزری تھی. شیر خان نے بھی جھک کر دیکھا. زمین پر جوتوں کے دوسرے نشان بھی تھے مگر وہ نشان بڑی جوتیوں کے تھے. حسن علی نے کہا عورت کی جوتیوں کے نشان چھوٹے ہیں. اور وہ عورت کی جوتیوں کے نشان کے ساتھ ساتھ میدان میں آگے بڑھنے لگے. انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر ان کے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی بھی آگے چل پڑی. میدان میں آنے کے بعد کمانڈو پارٹی کے تینوں جوان دائیں اور بائیں جانب اور زیادہ فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے. دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیہاتی اپنی اپنی راہ چلتے اپنے گاؤں جا رہے ہیں. عورت کی جوتیوں کے نشان میدان میں برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے. آگے مٹی کا ایک ٹیلا تھا. وہاں سے جوتیوں کے نشان دائیں جانب مڑ گئے. کمانڈو پارٹی بھی اسی جانب مڑ گئی. ٹیلے سے نکل کر عورتوں کی جوتیوں کے نشان پھر سیدھے جانے لگے. یہاں آ کر شیر خان نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان ایک عمارت ابھی ہوئی ہے. اس نے حسن علی کو عمارت دکھائی. یہ وہی ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے تہہ خانے میں دہشت گردوں کا خفیہ اڈا تھا اور جہاں سے تھوڑی دیر پہلے رام دلاری مسلمان عورت کا حلیہ بنا کر سفید برقع پہن کر اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ نکلی تھی اور جہاں اس وقت مکند لال اور گنگو بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے. انہوں نے رات کو ریلوے پل کو اڑانے کے واسطے ایک انتہائی خطرناک اور زبردست دھماکہ خیز بم تیار کر کے اسے ایک پرانے تھیلے میں ڈال کر کونے میں رکھ دیا تھا اور اب موم بتی کی روشنی میں ایک کاغذ پر بنے ہوئے پل کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے تھے. مکند لال کہہ رہا تھا ہمیں اس گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریلوے پل کے درمیان والے ستون کے پاس پہنچنا ہے. ٹھیک اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ عورت کی جوتیوں کے نشانوں کی رہنمائی میں ان دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے. جس عورت کی جوتیوں کے نشان پر یہ پارٹی آگے بڑھ رہی تھی وہ بھارتی دہشت گرد رام دلاری کی جوتیوں کے نشان تھے جو سیدھے پرانی تاریخی کھنڈر کی طرف جا رہے تھے. کھنڈر سے 150-200 گز کے فاصلے پر آ کر شیر خان اور حسن علی بیٹھ گئے. ان کے پیچھے آنے والے تینوں کمانڈو بھی وہیں بیٹھ گئے. حسن علی نے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے کہا سر عورت کے پاؤں کے نشان سامنے والے کھنڈر کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ اسی عورت کے پاؤں کی جوتیوں کے نشان ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے. شیر خان نے کہا ٹھیک ہے ہم سامنے کی طرف سے کھنڈر میں جانے کی بجائے اس طرف دائیں پہلو سے ہو کر جائیں گے. اور دونوں اٹھ کر کھنڈر کی دائیں طرف سے ہو کر آگے بڑھے. وہ کھنڈر کے عقب میں آ گئے. دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. حسن علی نے جھک کر زمین کو دیکھا اور آہستہ سے کہا سر یہ دیکھیں اس عورت کے پاؤں کے نشان یہاں تک آ رہے ہیں اور اس سے آگے بائیں جانب کھنڈر کی طرف مڑ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ عقب کی طرف سے کھنڈر میں داخل ہوئی ہے. شیر خان نے گہری نظر سے تاریخی کھنڈر کی شکستہ عمارت کو دیکھا جس پر صدیوں کی آسیبی خاموشی چھائی ہوئی تھی. ان کے آس پاس کوئی انسان تو کیا جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا. شیر خان نے دھیمی آواز میں کہا حسن علی پستول نہیں مشین گن. اس کے فوراً بعد دونوں نے اپنے لمبے دیہاتی کرتوں کے نیچے سے مشین گن نکالی اور ذرا پرے ہٹ کر کھنڈر کی عقبی دیوار والی جھاڑیوں کی طرف بڑھے. ان کے پیچھے پیچھے ان کے آنے والے مجاہدوں نے بھی اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں لے لیا. جھاڑیوں کے پاس جا کر شیر خان اور حسن علی ایک بار پھر بیٹھ گئے. شیر خان نے سامنے اشارہ کیا. سامنے کھنڈر کی عقبی دیوار میں وہی شگاف نظر آ رہا تھا جس میں سے گزر کر رام دلاری اور دوسرے بھارتی دہشت گرد آتے جاتے تھے. یہاں شیر خان نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کر کے فاختہ کی آواز میں ذخیرے کے کنارے جیپ میں بیٹھے ہوئے کمانڈو کو سگنل دیا. اس کمانڈو نے فاختہ کی آواز کے سگنل کو سنتے ہی جیپ سٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ویران میدان میں آگے بڑھا. اس کو معلوم تھا کہ اس کی پارٹی اپنے کمانڈر کے ساتھ میدان میں کس طرف گئی ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی پارٹی ٹارگٹ پر پہنچ گئی ہے اور اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسٹین گنوں کے میگزین اور دستی بموں کا تھیلا لے کر ٹارگٹ پر جائے اور پارٹی کو ایمونیشن اور ہینڈ گرینیڈ پہنچائے گا. اس کی وہاں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ٹارگٹ پر دشمن کی کتنی نفری چھپی ہوئی ہے. اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ دبے پاؤں کھنڈر کی دیوار کے شگاف میں سے گزر کر تاریخی عمارت کے صحن میں پہنچ چکے تھے.
सहन में चंद कदमों के फासले पर एक और पुरानी शिकस्ता दीवार खड़ी थी, जिसके आगे बहुत घनी झाड़ियां थी। अब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। शेर खान ने इन झाड़ियों की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ा। झाड़ियों के पास जाकर उसने झाड़ियों को एक जगह से हटाया तो टूटी हुई शाखें उसके हाथ में आ गईं। हसन अली ने बगैर आहट किए अपनी तरफ से झाड़ियों को हटाया तो उसके हाथ में भी बहुत सी झाड़ियां अलग होकर आ गईं। साफ मालूम होता था कि जहां दूसरी जगह से झाड़ियां काट कर लगाई गई हैं और किसी खास जगह को छुपाने के लिए वहां डाली गई हैं। शेर खान और हसन अली ने कुछ और झाड़ियां वहां से हटाई तो एक जीना दिखाई दिया जो नीचे जाता था। शेर खान ने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने वाले तीनों कमांडोज को करीब बुला लिया। तीनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए आए और उन्होंने झाड़ियों के पास पोजीशनें संभाल ली। शेर खान ने जीने के ऊपर झुककर कान लगा दिए। नीचे से दो दहशतगर्दों की बातें करने की आवाज आ रही थी। शेर खान ने हसन अली को अपनी दो उंगलियां खड़ी करके दिखाई और अपने पीछे आने का इशारा किया। चौथा कमांडो उस वक्त खंडर के सहन में आकर एक तरफ पोजीशन लेकर बैठ गया था। उसके पास हैंड ग्रेनेड भी थे और लकड़ी के छोटे बक्स में मैगजीन भी था। वो अपने सामने कमांडर शेर खान और हसन अली को तहखाने में उतरते और तहखाने के बाहर दोनों जानिब अपने तीनों जवानों को पोजीशन में बैठा देख रहा था। शेर खान बड़ी एहतियात के साथ जीने पर पांव रखकर नीचे उतर रहा था। हसन अली इस तरह पीछे था कि उसने स्टेन गन का रुख शेर खान के कंधे के ऊपर से सामने की जानिब किया हुआ था। आधा जीना दबे दबे पांव के साथ उतरने के बाद बाकी की सीढ़ियां तूफान की तरह तेजी से उतरने के बाद शेर खान और हसन अली स्टेन गन तान कर एकदम तहखाने में आ गए और शेर खान ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर उठा लो। उस वक्त दहशतगर्द गंगू और उनका सरगना मुकुंद लाल अपनी अपनी स्टेन गन्ने घुटनों पर रखे दरी पर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों को किसी की जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की आवाज आई, उन्होंने उसी वक्त अपनी गन्ने उठाकर उनका रुख जीने की तरफ कर दिया और फिर जो ही शेर खान और हसन अली उनके सामने आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों कमांडो इस अचानक हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो जानते थे कि भारतीय दहशतगर्द उन्हें देखते ही फायर खोल देंगे। चुनाचे दोनों दहशतगर्दों के हाथों में स्टेन गन्ने देखते ही दोनों कमांडो एक सेकंड में नीचे झुक गए। असल में शेर खान उन दोनों को या उनमें से किसी एक को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था कि उनसे मजीद मालूमात हासिल की जा सके, लेकिन दुश्मन ने उन्हें इसकी मोहलत न दी। दोनों मुजाहिद दुश्मन की फायरिंग की जद में थे। अगर वो जवाबी फायर न करते तो उनकी मौत यकीनी थी। ये बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था। चुनाचे नीचे झुकते ही शेर खान और हसन अली ने एक साथ फायर खोल दिया और उनकी स्टेन गन्नों के ऊपर तले 6-7 भ्रष्ट दहशतगर्द गंगू और मुकुंद लाल के सीने और पेट में से गुजर गए। दोनों वहीं ढेर हो गए। शेर खान ने अपनी स्टेन गन नीचे करते हुए अफसोस के साथ हसन अली से कहा, दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने का ये मौका भी हाथ से निकल गया। दूसरे तीनों कमांडोज भी सीढ़ियों पर से छलांगे लगाकर उतरे और नीचे तहखाने में आ गए। हसन अली ने दहशतगर्दों की लाशों की तरफ बढ़ते हुए कहा, हो सकता है इनमें से कोई अभी जिंदा हो। उसने और शेर खान ने दहशतगर्दों की नब्ज देखी। दोनों मर चुके थे। उन्होंने तहखाने की तलाशी ली। कोने में एक थैला रखा हुआ था। शेर खान ने बड़ी एहतियात से थैले को खोला। उसमें वो बम था जिसे आज रात इन दहशतगर्दों ने शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल के सुतून के साथ लगाकर उसे रिमोट से उड़ाना था। उसने अपने एक जवान को बम वाला थैला देते हुए कहा, इसे बड़ी एहतियात से ले जाकर बाहर जीप में रख दो। मजीद तलाशी के बाद दूसरी कोठरी में से भेस बदलने वाला सामान, नकली दाढ़ियां, एक मुसलमान औरत के पहनने वाला काला बुर्का और एक डिब्बे में से पाकिस्तानी करेंसी के 1000, 500 और 100 के बहुत से नोट मिले। कुछ पिस्तौल और 4 स्टेन गन्ने भी मिली। ये सारा सामान बाहर खड़ी जीप में रख दिया गया। शेर खान कहने लगा, अफसोस कि हमें वो औरत नहीं मिल सकी जिसने अपने साथी दहशतगर्द को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हलाक किया था और जो हशमत बीबी के बहरूप में हमें बेवकूफ बनाती रही थी। हसन अली कहने लगा, इसकी जूतियों के निशान तो इसी तहखाने की तरफ आते थे। हो सकता है वो हमारे आने से पहले यहाँ से जा चुकी हो। शेर खान ने कहा, ऐसा ही लगता है। दोनों दहशतगर्दों गंगू और मुकुंद लाल की लाशें भी अलग अलग चादरों में लपेटकर जीप में डाल दी गईं। शेर खान ने तहखाने में उतरने वाले जीने को उसी तरह झाड़ियां डालकर छुपा दिया और ये पार्टी वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। गुल खान अपनी पार्टी के साथ नाकाम होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर कमांडिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट दे चुका था। उसके कुछ देर बाद शेर खान और हसन अली दहशतगर्दों की लाशें और वहां से बरामद होने वाला असलहा और बम का थैला लेकर पहुंच गए। उनके मिशन की कामयाबी पर सीओ साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।